होगा। ये दो पार्टीज नहीं है, इन दो खानदानों की गुलामी करनी है। अगर मैं पार्टी बोलता फिर अलग बात थी, लेकिन ये दो खानदान है, ये पार्टीज नहीं है। और खास तौर पे मैं अपनी पार्टी की बात अगर यहां पर करूं, हमने तो अभी कोई हुकूमत की नहीं है, इसलिए लोग हमें ये नहीं कह सकते हैं कि आपने गलत किया। लेकिन अगर फिर से वो वापस एनसी पर भरोसा करेंगे या पीडीपी पर भरोसा करेंगे, कांग्रेस पर करेंगे, कहते हैं आजमाए हुए को आजमाना जो है वो बेवकूफी होती है। लेकिन हाँ, लोग यहां समझदार, पार्टी जो है उनका क्लियर विजन है, क्लियर मुद्दा है कि यहां का यूथ है इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। या उसके बाद हम देखते हैं कि जो बिजनेस यूनिट्स है वो सारे ठप पड़े हैं, कोई लेकिन उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। आप से करेंगे इंशाल्लाह, मैं लॉयल्टी के साथ उसका जवाब दूंगा। सर, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, अगर बात करें जो कश्मीर के हालात की, कश्मीर के हालात जो है कई सालों से उस हिसाब से नहीं चले जिस हिसाब से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी। अब हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, अगर बात करें 90s के एरा की, तो जो आज की जनरेशन है उनको ज्यादा 90s के एरा के बारे में नॉलेज नहीं है। एनसी के पास जाए, एनसी का मुतालबा लेने की कोशिश के, उनका कुछ अलग बयान होता है, पीडीपी का अलग बयान होता है या किसी और पार्टी का अलग बयान होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे मुख्तसर में कि आखिर 90s में क्या हुआ था। देखिए, असल में ये कहानी स्टार्ट होती है 1987 के अंदर, जिस टाइम पर सेंटर के अंदर कांग्रेस थी और यहां पर इलेक्शंस होने वाले थे। तो उस इलेक्शन में एक तो उस टाइम पे दो पार्टीज जो थी उनके बीच में काफी ज्यादा टकराव था। उस पे एक तरफ से एनसी थी और दूसरी तरफ से मैं यहां पर आपको बोलना चाहता हूं कि जो इस टाइम पर अक्सर बेशतर एक नाम गूंजता रहता है, सलाउद्दीन सलाउद्दीन जो घूमता रहता है, वो असल में वो एक मौलवी थे। तो उन्होंने दिल से ये अहद किया था कि हम हिंदुस्तान के दायरे में आकर, डेमोक्रेसी में आकर हम इलेक्शन में एक हिस्सा लेंगे। उसके बाद जो मौलवी यूसुफ साहब थे, उन्होंने अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन लड़ा था। और जबकि ये माना जाता है, ये बोला जाता है कि इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स जो है वो मौलवी यूसुफ साहब के हक पे हुए। तो जिसमें अक्सर बेशतर आज भी बोला जाता है कि इलेक्शन रिग हुआ। अल्टीमेटली उस टाइम पर कुछ दिनों के लिए इलेक्शन जो है उनके उसके जो रिजल्ट्स है वो रोके गए। उसके बाद जब अनाउंसमेंट किया गया तो अनाउंसमेंट में दिखाया गया कि एनसी जो है उन्होंने मेजॉरिटी ली है और उसके बाद सेकंड नंबर पर कांग्रेस को रखा था और जो उनकी पार्टी थी उनको 4 वोट्स रखे थे। मेन असली ये कहानी वहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद लोगों से ये जो आज आप देख रहे हो, अक्सर बेशतर इलेक्शंस के अंदर बाइकॉट्स होता है, कुछ होता है, लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो मेन रोल इसमें हमेशा एनसी का ही रहा है, क्योंकि एनसी ने उस टाइम पर वो एपिसोड किया है जिसकी वजह से लोगों के अंदर बिल्कुल उस तरीके से गुस्सा जो है वो आज तक लोगों के दिमाग में है कि यहां पर जो इलेक्शन है वो सही नहीं होते हैं। अल्टीमेटली उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1989 के अंदर वीपी साहब की हुकूमत होती है सेंटर में और होम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब। और 90s के दौर में ही एक पुरअमन जुलूस, पुरअमन प्रोटेस्ट डाउनटाउन से आ रहा था, लेकिन जो ही वो गर्ल कदल में पहुंचे तो उस पर ऐसी गोलियां बरसाई गई, ऐसी गोलियां बरसाई गई कि उसको आज हम हिस्ट्री में मान के चलते हैं कि गर्ल कदल मैसेकर हुआ था, जिसमें नियर अबाउट मोर देन 60 बंदे जो है उसमें उनकी डेथ हुई। और उस टाइम पर गवर्नर रूल था, जगमोहन था उस टाइम पर, तो लेकिन सेंटर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब था।
अल्टीमेटली मेरे हिसाब से उस टाइम पर मुफ्ती सैयद साहब को उस टाइम पर लोगों के हक में आना चाहिए था। मेरे हिसाब से कुर्सी को त्यागना था, क्योंकि निहत्ते लोगों को उस टाइम पर मारा गया था। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, उसके बाद कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने एक और ऑर्डर दिया कि वहां बैंकर्स आप लगा दो। जो आप ये बैंकर्स देखते हो, इवन आजकल तो बहुत कम है, हर गली पर एक एक बैंकर हुआ करता था, वो बेसिकली मुफ्ती मोहम्मद सैयद की ही देन है। और उस टाइम पर एक और लॉ सेंटर के अंदर पास हुआ जिसको हम आज जानते हैं अपसफा के नाम से, आर्मी स्पेशल पावर फोर्स एक्ट, वो भी मुफ्ती साहब की ही देन है उस टाइम पर। और यहां से उस टाइम पर गवर्नर रूल था। उस टाइम पर अगर आप ये चेक करोगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम कर्फ्यू जो रहा है वो कश्मीर के अंदर ही रहा है। अल्टीमेटली उस टाइम पर वो सिस्टम चलता गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिस्सा लिया कि 1996 के अंदर इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस हुए, उसमें लोग यहां पर विटनेस है कि लोगों को जबरदस्ती घर से निकाला गया एनसी के कहने पर, और उसके बाद जबरदस्ती वोट डालने पड़े एनसी के हक में। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि लोग तो ऑलमोस्ट बाइकआउट पर ही थे। अब कुछ कुछ इलाकों में इनके अपने बंदे थे, तो ये तो इनका पहले से ही वो रुझान रहा है कि जैसे 60s के दौर में भी, तो हम कुछ नाम उसमें जैसे जानते हैं, वो हम कहते हैं कि अम कत्सुल, कैदर गांदरबल, कुंत्र पंदा। और फिर उसके बाद 90s के दौर में भी अगर हम देखें तो उसमें भी हम बहुत सारे नाम फेमस है। तो वो किन की पुश्त पनाही पर थे? लोग तो उसमें विटनेस है कि लोगों के साथ कैसा सलूक किया गया, और उस टाइम पर उनको एनसी की ही पुश्त पनाही थी। अल्टीमेटली इनकी हुकूमत आने के बाद फिर 2002 जब आया, मुफ्ती साहब को एक ख्याल आया कि अब मैं यहां का सीएम बनूं। उसके बाद मुफ्ती सैयद साहब आए और महबूबा जी आई। उसके बाद उन्होंने गांव में एक प्रचार किया। उन्होंने गांव में बोला कि आपको ये अब सफा जो है, यहां पर इस टाइम पर जो लोगों को इस टाइम पर ऐसे ही पावर दिया गया है गन का, ये सारी देन जो है ये एनसी की है, हम आपको इससे दूर कराएंगे। तो आप लेकिन हमको वोट कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये फारूक अब्दुल्लाह करा रहा है। लेकिन यहां पर लोग ज्यादा हिस्ट्री जानते नहीं है। नॉर्मली जब हम देखते हैं 1989 के अंदर, 90 के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब भी सेंटर में थे, अब सभा भी उन्होंने ही लाया था। और मिला जुला के इन दोनों ने ऐसे हालात पैदा किए कि आज तक लोग जो है वो उस ट्रॉमा से नहीं निकल रहे हैं। आज आप खुद भी देखिए, अगर आप किसी जगह पर भी आप जाओगे, किसी सकता है जो उसी इलाके का है। सर, अभी आपने अपनी पार्टी की बात की, अगर अपनी पार्टी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये मानना है कि अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम या सी टीम मानते हैं। क्या ये बस एक अफवाह है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए, असल में ये जो इस टाइम पर ये अफवाहबाजी उड़ा रहे हैं, तो ये तो अफवाहबाजी है। लेकिन यहां पर मैं रियल फैक्ट आपको बोलूंगा। सच्चाई ये है कि पीडीपी जो है, अगर वो हमें बोलते हैं बी सी, लेकिन पीडीपी तो ए थी, क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्टली हुकूमत की बीजेपी के साथ। उस टाइम पर वो कैसे दूध के दुले हो गए, आज वो कह रहे हैं ऐसा। या 2002 के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब यूनियन के अंदर थे उसी गवर्नमेंट में, तो आज ये कैसे ये बातें बोल रहे हैं। और एक चीज मैं आपको क्लियर यहां पर ये बोलूंगा कि 5 अगस्त को जिस टाइम पर बीजेपी सेलिब्रेशन मना रही थी, 370 के लिए सेलिब्रेशन मना रही थी, अपनी पार्टी ने क्लियरली उस दिन ब्लैक डे मनाया। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है इनके, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि इनका प्रोपेगेंडा आपको लग रहा है? एनसी का प्रोपेगेंडा, बाकी जो पार्टीज है उनका प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये एक बिजनेस सिस्टम चल रहा है।
सेंटर में कांग्रेस, आप मानिए कि वो एक इंडस्ट्री है, और उसके बाद उन्होंने C&F बनाया है NC को और इस खानदान को, उसके बाद इस खानदान ने फिर आगे जाकर डीलरशिप दी है कुछ खानदानों को। उसमें हम कह सकते हैं कि चाडोरा साइड से रोहतर खानदान को दी है, सुंबल सोनावारी साइड से अकबर लोन खानदान को दी है, और सिटी के अंदर सागर खानदान को दी है। ये तो उधर से ही खानदानी दौर चला आ रहा है। आप देखिए कि वहां जो है इंडस्ट्री है, उसके बाद C&F जो है वो NC है, उन्होंने आगे जाकर कुछ खानदानों को एफिलिएशन दी है, और कहां से ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई और बंदा जो है वो इस सियासत के अंदर आए। हकीकत बात यही है कि अपनी पार्टी जो है उनका क्लियर विजन है, क्लियर मुद्दा है कि यहां का यूथ है इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। या उसके बाद हम देखते हैं कि जो बिजनेस यूनिट्स है वो सारे ठप पड़े हैं, कोई लेकिन उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। आप देखिए डेलीवेजर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो फायर इमरजेंसी उनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, रहबरी जंगलात के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, रहबरी ज़राअत के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कैजुअल लेबर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन किनके सामने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट उनके सामने किया जाता है जिनका दिल होता है। इनके पास तो वो दिल कब का मर गया है। अगर इनके सामने कोई मरेगा भी या मरे भी है, इनको उससे कुछ नहीं हुआ, इनको कहां से कुछ दिखेगा। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इस टाइम पर अल्ताफ साहब ने